सो हेलो बीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग डे 13 में बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 13 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जो हम बात करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की हम बात करने वाले हैं। तो विद्युत धारा, आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ने वाले हो, बहुत बार आप पढ़ चुके हो विद्युत धारा क्या होती है। तो टाइम को ना गवाते हुए सीधे से डेफिनेशन की तरफ चले, और फटाफट ये जरूर देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं बोर्ड में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर हमको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपके लिए सिंपल सा है कि आवेश के प्रवाह को, अगर बात की जाए आवेश के प्रवाह के दर को, यहाँ पर कुछ बातें, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, आप इसको पढ़े होंगे, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। और यहां पर हमने क्या देख लिया, I बराबर Q बाई टी, ठीक है। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आवेश के लिए कूलाम और समय के लिए सेकेंड, या हम इसके लिए बोलेंगे एम्पियर। क्या बोल देंगे, एम्पियर। लेकिन इसके लिए बीमा बात की जाए तो बीमा एम्पियर होगी। और मेजरली क्या देखना है यहां पर कि हमको समझना है ये कि यहां पर जो धारा होगी, वो धारा अगर हम बात करें औसत धारा और एक तात्क्षणिक धारा, हम बात करें किसी भी पार्टिकल्स में, या हम बोले किसी भी एक वायर है, उस वायर में धारा आई बह रही है। तो आई धारा अगर बात की जाए, उस पूरे फ्लो को, या पूरे इस एंड से लास्ट एंड तक हम उसका औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हर एक इंटरवल पे, छोटे इंटरवल पे अगर हम ज्ञात करें तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक मान। क्योंकि अगर बात की जाए, एक और हम विशेष बात यहां बता रहे हैं कि अगर याद रखिएगा कि अगर मान लो ये वायर है, इसमें धारा I1 बह रही है, और इससे जुड़ के अगर वायर, इतनी मोटी वायर आपने कनेक्ट कर दी, और इसके आगे आपने वायर मोटी कर दी, ये देखो। अब इसमें अगर हम कहें कि I2 है, ये I3 है, तो ये I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा। इसका मतलब क्या है कि तार की मोटाई पर करंट डिपेंड नहीं करता है। अर्थात यहां पर पतली वायर थी तो I1 था, और उसके बाद थोड़ी मोटी वायर हो गई तो I2 हो गया, उसके बाद थोड़ी मोटी और वायर हो गई तो I3 हो गया। यहां पर तीनों क्या है, बराबर है। अब यहीं पर समझिएगा औसत धारा। औसत धारा के लिए अगर हम बात करें कि पूरे पार्टिकल में, या हम बोले कि पूरे इस वायर में बहने वाला जो आवेश है पर यूनिट टाइम, मतलब कुल आवेश को बहने में लगा कुल समय क्या कहलाएगा, औसत धारा कहलाएगा। तात्क्षणिक धारा के लिए अगर हम बात करें तो एक छोटे से इंटरवल पे, इंटरवल मतलब यहां पर टाइम को हमने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो छोटे से इंटरवल पे कितना आवेश प्रवाह हो रहा है उस पार्टिकल्स में, उस छोटे से इंटरवल पे अगर धारा का मान ज्ञात किया जा रहा है तो उसे तात्क्षणिक धारा कहेंगे। याद रहेगा, इंस्टेंटेनियस करंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें हमारे बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। क्या बात करें यहां पर, धारा घनत्व। डेफिनेशन के तौर पर धारा घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धारा घनत्व को समझिएगा। अगर हम बात करें धारा घनत्व, तो लिखा गया है किसी चालक की प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, वहां पर उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व को दर्शाते हैं बाबू जे से। किससे बोलते हैं, जे से। और ये एक सदिशीय राशि है, या बोले कि इसका जो राशि है ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। बात समझ में आ रही? तो अगर हम बात करें कि मान लो सपोज दैट कि ये वायर है, इस वायर में जो Q है, आवेश है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। Q बराबर NE, पढ़ चुके हैं हम लोग। यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और हमने कहा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे वहां पर अगर हम ले लें, तो अगर हम बात करें कि यहां पर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ले लिया, और इस क्षेत्रफल का हमने कहा कि एरिया बहुत छोटा dA ले लिया गया, तो यहां पर जो करंट, धारा जो होगी, यहां से गुजरने वाली जो धारा होगी, यहां पर जितनी डेंसिटी होगी उसे क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे।
और धारा घनत्व के लिए लिखेंगे J से प्रदर्शित करेंगे। यहां से बहने वाली धारा I, बहने वाली यहां से धारा I, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना लेंगे, अगर हम बात करें कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं J, और यहां से बहेगी जो धारा वो स्मॉल डी I हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, स्मॉल a क्षेत्रफल ने ले रखा है। तो जो अगर हम बात करेंगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन या हम बोले किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व को दर्शाती है। बात समझ में आ रही है? या हम बोले कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बिंदु से, किसी अनुप्रस्थ काट के बिंदु से या क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा और उस क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है उस बिंदु का। यदि अगर हम बात करें कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं परंतु धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, देखिएगा यहां पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं है, उससे क्या हो रहा है कि थीटा कोण बना रहा है। ये देखो, ये देखो, ये धारा ऐसे बह रही है, ये धारा की दिशा है I, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है, और ये थीटा कोण पर है। तो यहां पर जो हमारा करंट डेंसिटी हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा J बराबर DI/DA, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा से। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है। अब छोटा सा यहीं पर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक पार्टिकुलर सेक्शन या हम बोले कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो ये मेरे पास वायर है, ठीक है, मेरे पास ये वायर है, और इस वायर में देखिए, इस वायर में ये वायर है, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब तक इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, वो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं। सपोज दैट कि मेरा एक क्लासरूम है, कोई गाइडेंस नहीं है यहाँ पर, तो आप आओगे, उठ के बैठोगे, मन करेगा चले जाओगे, कॉपी रखोगे, मन करे किसी और दोस्त के पास बैठ जाओगे, आप अपना सीट चेंज करते रहोगे, आपको जहां मन करेगा बैठोगे, नहीं मन करेगा नहीं बैठोगे, टहलते रहोगे। सेम वैसा ही है कि अगर हम बात करें कि अगर एक वायर में इलेक्ट्रॉन या बोले आवेश फ्लो कर रहा है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता है, तब तक वो आवेश अनियमित गति करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ये देखो बाबू, ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जैसे ही लगाया, वैद्युत क्षेत्र लगाने से, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया हमने, तो जैसे ही हमने देखा इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध हो गए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन करने लगे। नोट द पॉइंट, जो हम बोल रहे हैं लिखे नहीं है, परंतु आपको समझना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र, अब यहां पर हमने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि उसके विपरीत लगता है या विपरीत उनका गमन होने लगता है। तो F बराबर QE होना चाहिए, तो यहां पर ऋणात्मक लग रहा है बल, तो माइनस EE। E यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, और ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा कि ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है बाहर से, उन जो ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया या उस वायर में, उनका गमन सीधा कराने, या हम बोले कि उनकी वेलोसिटी में हमने चेंजेस ला दिया और वो विपरीत गमन करने लगे। यहां पर हमने लिखा भी है कि जहां E इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल E जो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम बात करें कि इस पार्टिकुलर सेक्शन, या हम बोले कि उसमें बहने वाली जो इलेक्ट्रॉन है उस कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो हम बात करें F बराबर m में हम पढ़ चुके हैं। क्या ये पढ़ चुके हैं? F बराबर m में, कोई दिक्कत नहीं है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/m, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि गति के नियम से इनकी गति कितनी होगी? एक्सेलरेशन इतनी है तो इनकी गति कितनी होगी, कितने वेग से ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि गति के नियम लगा के v बराबर u प्लस at। कमेंट में इसको पिन करिएगा बाबू आप लोग कि ये गति का कौन सा नियम है। इस गति का ये जो नियम हमने लिखा है, ये गति के तीनों नियम में से कौन सा नियम है, और यहां से हम अप्लाई करके बाबू, हम यहां से हम उस इलेक्ट्रॉन की गति निकाल लेंगे।
तो गति निकालेंगे तो यहां से इनिशियल जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य कर लेंगे। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है और टी को रहने देंगे। एक्सेलरेशन में हम बात करें कि एफ बराबर एम में, तो एफ बराबर हमने निकाला है बाबू, ज्ञात किया है एफ बराबर यहां पर माइनस ई, तो हमने रखा एफ बराबर माइनस ई बाई एम। इसको हमने रख दिया कहां, ये एक्सेलरेशन में एफ के जगह, ये एफ का मान क्या है माइनस ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को पुट कर देंगे इसमें, तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ जाएगा vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है या हम बोले कि आवेश है, और ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टी कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं बाबू यहां पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया ना हमने, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना जी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बेहतरीन। तो यहां से हमने निकाला जो गति, वो हमको क्या मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग मिला, और अपवाह वेग में ये जो टी था, इस टी को लिखते हैं टाउ से, और इस टाउ को यहां पर समय का निर्देशांक है ये, और इस टाउ को बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन के टक्कर लगने में लगा समय, अर्थात इसी को बोलते हैं श्रांति काल। आपको याद क्या रखना है, ये चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये टाउ को बोलना, ये बल आघूर्ण नहीं है, ये टाउ का मतलब यहां पर हम श्रांति काल से बोल रहे हैं, क्या है, श्रांति काल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि यहां से थोड़ा सा और हम इसमें परिवर्तन करना चाहे हैं, और E बराबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई एल होता है, या E बराबर V अपान यहां पर dx, dV बाई dx हम पढ़ चुके हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में संबंध बेटा। तो अगर हम बात करें कि यहां पर इस प्रकार जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर E का मान dV बाई dx या dV बाई dl रख लें, तो ये चीज देखो यहां से ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट हो जाता है, और इस प्रकार जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है, विभवांतर के। तो हमने कहा इस प्रकार अपवाह वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती है, अर्थात बाबू कि यहां पर हमने इस पॉइंट पर और यहां पर जो विभवांतर लगा, या हमने जो सिरों पे विभवांतर दिया, उस विभवांतर के समानुपाती क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। क्या कोई दिक्कत है, मजेदार है, समझ में आ रहा है। देखो इस पे क्वेश्चन हम इस सेक्शन में नहीं रखे हैं, क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेंगे, तब तक के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंटेस्ट कर लो। अगर थ्योरेटिकल पार्ट पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जा रही है बेसिक टू हायर लेवल तक, तो नो डाउट कि आप क्वेश्चंस बेहतर कर ले जाओगे, ठीक है। आओ देखते हैं, यहां पर हमने नोट पॉइंट जो रखा है उसको ध्यान रखना। अब अगर यदि बात करें कि श्रांति काल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम बोलते हैं बाबू कि मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन के जो मध्य मुक्त पाथ है और इलेक्ट्रॉन की चाल है, तो मुक्त पाथ और इलेक्ट्रॉन के अनुपात की चाल के या अगर हम कहें कि मुक्त पाथ और इलेक्ट्रॉन की चाल के अनुपात को ही श्रांति काल कहते हैं। यदि आप टक्कर के अनुसार अगर इसको परिभाषित करना चाहो तो देख लो, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रमगत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय श्रांति काल कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो कि ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, तो इसके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, ये टक्कर मारने वाला है, तो जो टक्कर मारने वाले का जो समय है, टक्कर मारने वाला उस टाइम को यहां से जो फ्राक से जो लड़ने वाला, इसी को बोलने वाला श्रांति काल। तो हमने कहा श्रांति काल के लिए हम बोलेंगे माध्य दो इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ अपान इलेक्ट्रॉन की चाल। इसको अगर हम लिखें तो लेमडा अपान VE मतलब इलेक्ट्रॉन की चाल, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर हम यहां पे बात करें तो एक और छोटा सा टॉपिक बन के आता है जो कि बेहतरीन टॉपिक है, याद रखने वाली टॉपिक है, जिसकी अगर हम बात करें कि गतिशीलता, तो यहां पर हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से। इसका सिंबल क्या है? म्यू। यदि अगर हम कहें कि इसको कैसे लाएंगे, तो हम कहेंगे कि VD इज इक्वल टू यहां पर माइनस ई
ई टाउ अपॉन एम, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया बाबू मेरा। तो हमने कहा कि यहां से जो ये पार्ट है ई टाउ एम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं। अच्छा, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो हम यहां पर हमको पता चलता है कि म्यू बराबर जो है कि ई टाउ बाई एम होता है, या इसी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन म्यू यहां पर यूज कर लेते हैं। तो यहां पर वी डी इज इक्वल टू म्यू, और यहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो यहां पर हमको निकल के दिख रहा है गतिशीलता, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अपान आरोपित बाह्य, या हम बोले कि बाह्य आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। यदि और इसके आगे बढ़े तो हमने कहा कि म्यू का मान हमने इससे रखा है, कैसे निकालना है कि यहां पर Vd का मान रख दो, और Vd का मान रखोगे तो आपका म्यू का मान वही जो आप हटाए हो वही तो निकल के आ रहा है, माइनस ई टाउ बाई एम। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खासा बात यह है कि यहां पर जो गतिशीलता होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको हमने नोट पॉइंट में लिखा है, साथ में हमने इसका मात्रक और बीमा लिखा है। तो गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड, जबकि इसकी बीमा होती है m, जैसे इसको लिखेंगे m1 L0 a t की पावर 2। इसीलिए हमने L0 को हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुक में देखा होगा ऐसे होगा। तो यहां पर नोट पॉइंट हमने रखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता धनात्मक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो मेजर कहानी है वो कहानी ये है, समझना है कि अपवाह वेग तथा धारा में संबंध ज्ञात करिए। तो हमने कहा चलो ये मान लो कि अगर हम कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, ये अपवाह वेग तथा धारा में संबंध यहां पर निकालेंगे। तो हमने कहा इस छोटे से अल्पांश पर आवेश Q बराबर NE है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल A है और इंटू dx, उसकी मोटाई जहां से, हमने कहा छोटे से अल्पांश से गुजरने में लगा समय dt इज इक्वल टू dx अपान vd। अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं चाल बराबर क्या बोलते हैं, या वेग बराबर क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय। तो समय को इधर कर दिया तो यही तो परिवर्तन हो गया है, dt अपान dx अपान vd, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धारा यहां से अगर ज्ञात की जाए तो धारा अगर ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लगाएं तो I इज इक्वल टू dq बाई dt। अच्छा, dq के लिए अगर हम बात करें ये q है, इस q का अगर पूरे औसत मान निकालें तो हमने कहा q बराबर n8 dx इंटू ई, और dt का हमने क्या निकाला है, वो dx अपान vd। जैसे यहां पे लाएंगे ये dx से ये dx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये vd कूद के ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जो हमारा धारा और अपवाह वेग में जो संबंध निकल के आता है I बराबर NEAVD। लेकिन अगर हम बात करें कि धारा में गतिशीलता जो है, अगर यहां पर अगर हम कहें कि यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि NEA कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्षेत्रफल कांस्टेंट कर दिया है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम जब हम ओम के नियम को यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्रिस्टल है परंतु और अच्छा मजा आता है। खैर वहां वो चीज हमने यहां रखा नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन क्लास में ज्यादा फैला नहीं जाता, ज्यादा हम फैलेंगे तो आप फैल जाओगे, ठीक है। तो उतना ही रखा गया है जितने में आपका कल्याण हो जाए, कल्याण अस्तु, ठीक है, तथा अस्तु। चलिए देखते हैं, धारा में गतिशीलता I इज इक्वल टू NEA, देखिएगा यहां पे NEAVD। अच्छा, VD बराबर हमने लिखा है उधर म्यू इंटू ई, क्या हमने VD की जगह म्यू इंटू ई रख देना है? तो क्या यहां से धारा में गतिशीलता निकल के आ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है, जिसको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इतना पैक कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लासेस में हम धारा, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, और वो क्वेश्चंस बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू व्यूअर्स।